हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पेरेंट्स के लिए लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत मदद मिलेगी पेरेंट्स को। तो बिल्कुल शांति से आपको इस वीडियो को देखना है, सुनना है ध्यान से, क्या क्या चीज़ें हैं ऑब्जर्व करना है। देखिए, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से पास आउट बच्चा क्या बनता है, मैं आपको बता दूं भाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत कुछ दिमाग में रहता है। सबसे बड़ा डाउट तो मैं पहले ही बता देता हूँ क्या रहता है कि सरकारी नौकरी लग जाती है सैनिक स्कूल से, मिलिट्री स्कूल से पढ़कर जब बच्चा आता है, या वहीं से ही मतलब एक बच्चे को वहीं से जॉब मिलते हैं, जैसे वहीं से ही वो जाता है, ऐसा एक डाउट रहता है। उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं और उन्हें अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। बच्चा तीसरी क्लास में, चौथी में, पाँचवीं में, छठी में, सातवीं में, और वो अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर परेशान है। क्योंकि देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पेरेंट्स तभी से ही टेंशन लेनी शुरू कर देता है। क्योंकि मैं भी एक डॉटर का फादर हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे भी ये चीज़ें पता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है भाई किताबी बातें मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बता रहा हूँ, शेयर करूँगा वो भी चीज़ें। तो पास आउट जब बच्चा हो जाता है तो वो क्या बनता है, वो ऑफिसर बन जाता है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो क्या क्या कर लेता है, वो लेफ्टिनेंट बन जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगा, वो क्या क्या बन जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए आप हमारे हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार एजुकेशन आपको यहाँ से मिलेगी। विजिट करिए, देखिए हमारे एजुकेशन मॉडल को समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे लिए सेट अच्छा है तो ज्वाइन करिए, अदरवाइज आपको एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, कम से कम कुछ चीज़ें तो मिलेगी बच्चे के भविष्य के बारे में, ठीक है। वो तो रहेगा ही, ये डिजिटल कोर्स है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा मोटिव ऑफ पेरेंट्स बिहाइंड चाइल्ड एजुकेशन। मैं इसको थोड़ा जड़ से लेके चलूँगा। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो जो मदर और फादर हैं दोनों, एक डिसीजन सा बन जाता है, दिमाग में आता है, ठीक है। उसके फादर कहते हैं भाई मैं बच्चे को ये बनाऊंगा, वो एक कि भाई बड़ा होगा बच्चे को हमें ये करना है। मदर के भी अपने सपने होते हैं, वो भी कहती है मैं बच्चे को हमें अच्छी एजुकेशन जरूर देनी है। और देखो, जो फादर और मदर है, जो अपने जीवन में मान के चलिए उनके कुछ कमियां रह गई, लेकिन वो सोचते हैं कि जो हमारे लाइफ में कमियां रही, हमारे चाइल्ड को वो फेस ना करना पड़े, हम उसको सब कुछ देंगे। देखिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो, सारी चीज़ें तो फादर के पास भी नहीं होती, मदर के पास भी नहीं होती, सब चीज़ें तो नहीं होती भाई। किसी के पास मान के चलो मदर को एजुकेशन नहीं मिली, तो वो हाउस वाइफ है, तो वो सोचती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूंगी। अगर वो लड़की है तो मदर का टारगेट ये रहता है कि मुझे अपनी बेटी हाउस वाइफ तो नहीं बनने देनी। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी बेटी कल को शादी हो और वो भी हाउस वाइफ बनी रही, नहीं, वो अपने पैरों पर खड़ी हो। मैं ये बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। फादर है, अगर मान के चलो फादर की एजुकेशन थोड़ी कम है, तो वो सोचता है नहीं मैं तो इस पोस्ट तक ही रह गया, मेरी तो इतना, लेकिन मैं बच्चे को चाहूंगा कि मेरे से तो कम से कम 2 गुना वो जाए। तो मतलब ये सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती है। तो फिर आता है कॉन्सेप्ट चाइल्ड एजुकेशन का निकल कर, कि चाइल्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पेरेंट का ये रहता है कि वो बच्चा मेरे से बहुत आगे जाए। माँ बाप चाहते हैं कि हमसे बहुत आगे वो जाए बच्चा, जो हमने जीवन में कर लिया वो तो वो करे ही, साथ में उसमें कम से कम 2-3 गुना ज़्यादा वृद्धि करे। जैसे कोई फादर है, मैं देखो प्रैक्टिकल मान के चलो वो क्लरिकल की पोस्ट पर है सरकार में, तो फादर सोचता है कि मेरा बच्चा कम से कम ऑफिसर बने। मैं तो चलो ठीक है क्लरिकल तक सिमट के रह गया, ये ऑफिसर बने। कोई ऑफिसर है तो वो सोचता है कि मेरा बच्चा स्टेट पीसीएस या यूपीएससी करे। अगर कोई यूपीएससी वाला बंदा भी है तो वो सोचता है कि मेरा बच्चा बिजनेस करे या लीडरशिप में जाए या साइंटिस्ट बने। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, वो उसकी सोचता है कि उससे तो ज़्यादा ही करे। मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट ऐसा सोचेगा कि मेरा बच्चा, मैं एलडीसी हूँ तो मेरा बच्चा क्लर्क वो बन जाए, एमटीएस बन जाए, फोर नहीं नहीं, या मेरा बच्चा बेरोजगार रह जाए। ऐसा तो कोई नहीं है, ठीक है भाई, ऐसा कोई नहीं है। तो मोटिव ये रहता है पेरेंट्स का कि हमने जो चीज़ें फेस की हैं, हमारा बच्चा वो फेस ना करे और वो बेहतरीन एजुकेशन ले और वो अपने जीवन में खूब तरक्की करे, ये रहता है। अब उसके लिए क्या होता है कि वो बच्चा जब 3 साल का हो जाता है, भाई 1-2 साल तक तो कुछ नहीं होता, 3 साल का हो जाता है तो 3 साल से एलकेजी, ये जो नर्सरी वगैरह की क्लासेस शुरू हो जाती है। लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन और नर्सरी, ये क्लासेस शुरू होती है ना, ठीक है। नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। तो फिर उसके लिए सिलेक्शन होता है एक स्कूल का, एक एजुकेशन मॉडल का,
ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, फिर उसके पास दो चीज़ें होती है, देखो, नॉर्मल स्कूल और वर्सेज आरएमएस और सैनिक स्कूल का कंसेप्ट। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता, अभी भी नहीं पता है। इसमें जीएनवी भी आप कह सकते हो जो फाइनेंशियली वीक है, आप इसमें आरआईएमसी भी कह सकते हो। आरआईएमसी को मैं सैनिक स्कूल की कैटेगरी में रखूँ क्योंकि वो भी एक प्रकार का सैनिक स्कूल ही है, और यूपी सैनिक स्कूल, मतलब सैनिक स्कूल को मैंने कॉमन, मिलिट्री स्कूल को मैंने कॉमन नाउन मान लिया। तो इस तरह के ये जो कॉम्पिटिटिव स्कूल है और एक नॉर्मल स्कूल है, तो जाहिर सी बात है भाई, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, ये सब फर्स्ट सेकंड, तो ये क्योंकि इनमें तो कक्षा 6 से बच्चा जाता है, तो यहाँ की तो शुरुआत में बात आती नहीं, बात तो यहाँ की आती है सबसे पहले। तो वो क्या करता है, एक नॉर्मल स्कूल में उसका एडमिशन करा देता है, और जितनी उसकी कैपेसिटी होती है भाई, वो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही करता है। मान के चलो किसी पेरेंट की कैपेसिटी है 5,000 रुपये पर महीने फीस की, और अगर बच्चा कह दे मुझे 7 में पढ़ना है, तो भाई वो 7 ही देगा, ये बात तो आप मान लो, 7 ही देगा। वो कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं रह गया, लेकिन आपको मैं, वो करेगा, जुगाड़ करेगा वो, देखना, ठीक है। तो वो 7,000 वाले में भी उसको दिलवाएगा, बेहतर से बेहतर जितनी उसकी कैपेसिटी है। भाई किसी की देखो अगर सरकारी स्कूल की है तो वहां भी कराएगा, ठीक है, घर तो नहीं कोई बैठाएगा, समझ गए ना, वो कोशिश करता है जितनी उसमें दम है। चलिए, तो वो इस तरह से एक स्टेप लेता है, और फिर बच्चा पहली करता है, दूसरी करता है, तीसरी करता है, चौथी करता है, पांचवी करता है, छठी करता है। तो दो स्थिति अब यहाँ पे देखो बनेगी। अब समझिए बात को थोड़ा सा, मैं स्कोर, एक बच्चा तो क्या कर लेगा, तो 12th यहाँ से कर लेगा, नॉर्मल स्कूल से, जहाँ भी उसने कोई पब्लिक स्कूल चुन लिया, 12th कर लेगा। और एक दूसरा पेरेंट क्या करेगा, अपने बच्चे को 5वीं चौथी तक कराएगा, और 5वीं छठी जो 6 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें से कराएगा, ठीक है। दो हो गए ना, क्योंकि ये तो छठी से क्लास, कक्षा 6 से जाता है ना बच्चा यहाँ पे। तो एक तो क्या करेगा, 12 की 12 क्लास नॉर्मल स्कूल से करा देगा, और एक कराएगा आरएमएस से, सैनिक स्कूल से, आरएमसी से, जीएनवी से, इनसे कराएगा, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, इस वाले में क्या सिचुएशन बनेगी वो भी मैं लेके आऊंगा। इस वाले में क्या सिचुएशन है उस पर मैं बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ ये है क्या, थोड़ा सा जो पेरेंट्स हमारे बिल्कुल नए हैं, व्यूअर्स हमारे जो नए हैं, जिनको नहीं पता, आरएमएस। देखिए, आरएमएस का मतलब है राष्ट्रीय, आर का मतलब राष्ट्रीय, एम का मतलब मिलिट्री, और एस का मतलब स्कूल, समझ गए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये पूरे भारत में कितने हैं, 5 हैं, पूरे भारत में कितने हैं, 5। इनको कौन चलाती है, आर्मी इनको कंट्रोल करता है, आर्मी कमांड है, आर्मी एजुकेशन ट्रेनिंग कमांड है, वो इनको रेगुलेट करती है, ठीक है। सारे जो पैसे वैसे आर्मी की तरफ से जाते हैं, ठीक है। 5 हैं टोटल। इनमें कौन से बच्चे पढ़ते हैं, इसमें आर्मी जो फौजी है, ठीक है, आर्मी, नेवी है, एयरफोर्स है, उनके 70% बच्चे जाते हैं ऑफिसर को छोड़कर, ठीक है, और बाकी 30% इसमें सिविलियन कैटेगरी के बच्चे जाते हैं। हो गया, ठीक। आरएमएस का मतलब समझ गए, 5 है टोटल स्कूल, कर्नाटक में 2, राजस्थान में 2, और 1 हिमाचल में, 5 स्कूल है। अच्छा, सैनिक स्कूल कितने हैं भाई, सैनिक स्कूल टोटल भारत में 33 है, 33 सरकारी सैनिक स्कूल है। हर राज्य में 1 है या किसी में 2 है। जैसे यूपी में कितने सैनिक स्कूल है सरकारी, 3 है, झांसी है, मैनपुरी है, अमेठी है, इस तरह से होते हैं। उत्तराखंड में कितना है, घोड़ाखाल एक सैनिक स्कूल, इस तरह से। तो ऐसे ये सैनिक स्कूल हो गए। अब इनमें बच्चा, देखो, इनमें बच्चा कक्षा 6 में एडमिशन ऐसे ले सकता है कि जी नहीं, इनके लिए होता है एक एंट्रेंस टेस्ट। समझिए बात को बिल्कुल, एकदम मैं बिल्कुल चीजें क्लियर लेके चलूंगा भाई, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ सारी। तो इनमें बच्चा कक्षा 6 में एडमिशन लेता है, और एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, और एंट्रेंस टेस्ट का लेवल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कौन सा होता है। देखिए, मतलब एक आरएमएस और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो होते हैं, 33 ही हो गए, और आरएमएस हो गया 5। इनका एक एग्जाम स्ट्रक्चर होता है कि भाई इनमें एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। इनमें एडमिशन लेने के लिए, जैसे सरकारी नौकरियों के लिए देखो, सरकारी नौकरी के लिए क्या होता है, एक कंपटीशन पास करना पड़ता है, तब जाके सरकारी नौकर बनता है, समझ गए। जैसे किसी को पटवारी बनना है, समझिए सिंपल सी बात, पटवारी बनना है, तो जाहिर सी बात है कोई परीक्षा होगी, उसमें उस राज्य के सारे जिन्होंने फॉर्म भरा है वो बैठेंगे, उसके बाद तो शुरू के 100 बच्चों को, 100 जो कैंडिडेट्स हैं उनको पटवारी बना दिया जाएगा। बाकी मान के चलो 10 लाख बैठे, तो 9,90,000 वापस हो जाएंगे। तो ऐसे ही इनमें होता है, इनमें एक परीक्षा होती है,
परीक्षा होने के बाद बच्चे बैठते हैं, जैसे आरएमएस में लगभग 70,000 के आसपास बच्चे बैठते हैं और उसमें 2.5 से 3 लाख बच्चे बैठते हैं। तो 3 लाख में से इसमें 3,000 बच्चों का एडमिशन होता है लगभग, और यहाँ पे बच्चों का होता है 500 बच्चों का एडमिशन। ठीक है, 70,000 में से 500 का यहाँ होता है, लगभग 3,000 का यहाँ, तो बाकी बाहर हो जाते हैं जैसे सरकारी नौकरी में होता है। तो जो ये एंट्रेंस टेस्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है उसको समझिए एक बार। ठीक है, प्रॉब्लम भी बात करूंगा इस पर। तो जो एंट्रेंस टेस्ट स्ट्रक्चर है वो ये है, जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अगर कक्षा 6 में एडमिशन लेना है तो भाई देखो ये पेपर पास करना पड़ेगा। देखो कितना शानदार पेपर है भाई। आपको अंग्रेजी का एक पेपर होगा, आपको रीजनिंग का पेपर होगा 50 नंबर का, गणित का पेपर होगा, और जीके करंट अफेयर का पेपर होगा, और इंटरव्यू का पेपर होगा। ये पेपर पास करना पड़ेगा और इसके बाद एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू। ठीक, और फिर बच्चा वहां पे, और मेडिकल होगा एक, और उसके बाद बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन ले पाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे एक सरकारी नौकरी में होता है। सरकारी नौकरी में भी समझ लो क्या क्या होता है। पहले एक रिटर्न होगा, फिर अगर ऑफिसर लेवल की जॉब है तो एक इंटरव्यू होगा, फिर बाद में मेडिकल होगा, और फिर ज्वाइनिंग आएगी। ठीक, ऐसे ही होगा। अब दूसरा आता है कि गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। जी गवर्नमेंट जॉब में आपका जीके और करंट अफेयर आएगी, मैथ आएगा, इंटेलिजेंस आएगा, अंग्रेजी आएगी, इंटरव्यू आएगा। तो मैं अगर गवर्नमेंट जॉब का पेपर कह दूं या ये पेपर कह दूं, बिल्कुल हुबहू सेम है भाई। एक बात तो ये जानो, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। RIMC का ये है, देखो मैं अगर एनडीए का पेपर कह दूं या यूपीएससी का प्रीलिम कह दूं, भाई बिल्कुल सेम है ये, बल्कि उससे थोड़ा बहुत ही यही ज्यादा होगा। ठीक है, RIMC में जाता है। ये कक्षा 9 का है RMS का, चेक कर लो भाई। अंग्रेजी है, हिंदी है, सोशल साइंस है, मैथ है, साइंस है, इंटरव्यू है, ये है, इंडिविजुअल पास है, इंटरव्यू है, नंबर है, सब कुछ तो है। तो मैं गवर्नमेंट जॉब का पेपर कह दूं या ये कह दूं, बात सेम है। ठीक है, तो मतलब ये पेपर पास करके बनता है बच्चा, इनमें जाता है मिलिट्री स्कूल में। ठीक है, अब ये सैनिक स्कूल का देख लो, मैथ है, रीजनिंग है, अंग्रेजी है, जनरल साइंस है, सोशल साइंस, और क्या चाहिए भाई, और क्या आता है अलग। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का जो पेपर है, मुझे कोई बता सकता है कि क्या अलग आता है? कुछ अलग आता है? तीन का भी अलग नहीं आता, तीन का भी। ये जितना मैंने ये इतना डॉट लगाया ना, डॉट, ये भी अलग नहीं आता। ये डॉट लगाया जो मैंने, ये भी नहीं अलग है, सब कुछ सेम है। ये पेपर भी एनसीईआरटी से आते हैं, वो सारे पेपर भी गवर्नमेंट जॉब के एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। साइंस, सोशल साइंस सब एनसीईआरटी से आते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। ये हो गया भाई कक्षा 6 का पेपर, छठे जो 5वीं पास करा हुआ बच्चा, एक 5वीं पास करा हुआ बच्चा, 10 से लेके 12 साल तक का बच्चा ये पेपर देता है भाई। ठीक है भाई, देख लो जरा। चलिए अब बात करता हूं मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्ट्रक्चर। देखिए भारत में जितनी भी नौकरियां हैं मैंने उनको यहां ले आया मैं भी, और कुछ होंगी तो व्यूअर्स आप मुझे लिख देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन मैंने मैक्सिमम जो है, जो जनरल कंपटीशन है, ज्यादातर यहां आ गए। देखिए MTS मतलब क्या हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको थोड़ा सा उसमें कह देते हैं हम चपरासी कह देते हैं भाई। किसी भी विभाग में चपरासी थोड़ा सा नी वर्ड यूज होता है, मल्टीटास्किंग होता है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब जो फाइल दफ्तरी होता है एक प्रकार से, इसको और थोड़ा सा दफ्तरी, इसका सही वर्ड तो चपरासी तो बना दिया, वो तो मैं मानता नहीं सही शब्द है ना, वो था कहीं चपरासी, कहीं शब्द ही नहीं था। चपरासी तो और भी नीचे हो जाता है इससे, फिर मान के चलो सफाई कर्मचारी उसको चपरासी, लेकिन दफ्तरी शब्द सही है इसके लिए। तो दफ्तरी मान के चलो, जिस बंदे का जो बच्चा जो भी इसमें दफ्तरी जाता है वो 8वीं 10वीं पास होता है, और उसका काम है फाइलें वगैरह इधर से उधर करना, हेल्प करना एक प्रकार से। फिर ये हो गया LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC होता है क्लर्क की जॉब होती है। ऑफिसर होता है, ऑफिसर अनेक डिपार्टमेंट में हो सकता है। ठीक है, रेलवे में ऑफिसर हो सकता है, मेडिकल विभाग में ऑफिसर हो सकता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर हो सकता है, बिजली विभाग में ऑफिसर होता है। ऑफिसर की बहुत परिभाषा है। ठीक है, हर विभाग में एक ऑफिसर लेवल की होता है। मतलब आप ये समझो कि ऑफिसर मतलब क्लास 1 की जॉब थोड़ी होती है, और इसमें लगभग तनख्वाह से आप मान के चलो आज की डेट में 1 लाख रुपए तनख्वाह, इसको समझ लो, थोड़ा पैसों से भी जोड़ो। आज की डेट में LDC 40,000 प्लस तो है ही, अभी ज़्यादा भी हो जाएगा, और ये भी 30,000 तो लपेट ही लेता है। इस दफ्तरी को कम मत समझना, भले ही नाम दफ्तरी हो, लेकिन कई 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 महीने में तो ये इनको भी मात दे देता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर से भी ले लेता है। देखो सच बता रहा हूँ मैं आपको। अब बात आती है UPSC।
भाई यूपीएससी आप समझ गए, सबसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबसे बड़ी जॉब है, और स्टेट पीसीएस जो स्टेट की होते हैं, बीएससी अधिकारी हो गया, एसडीएम हो गया, ठीक है, स्टेट की जो अधिकारी हो गए सारे, ठीक है। एक नीट का एग्जाम है, डॉक्टर जिससे बनते हैं। आईआईटी का एग्जाम है, यूजीसी जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी है उनमें एंट्रेंस ले, जैसे जेएनयू यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एमआईएससी एग्जाम में मैं कह दूं, किसी को दिल्ली कॉलेज से लॉ करना है तो उसके लिए एक वो होता है एनसीएलएटी करके कुछ एग्जाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है ना, क्लैट, सॉरी क्लैट, सीएलएटी क्लैट का एग्जाम होता है। जैसे नीट होता है ऐसे ही वकील बनने के लिए क्लैट का एग्जाम होता है। क्लैट के एग्जाम के थ्रू आपका एक शानदार कॉलेज मिलेगा, बढ़िया कॉलेज मिलेगा दिल्ली का, ठीक है। तो वहां पे एडमिशन होगा, फिर वहां से बच्चा अच्छे से डिग्री हासिल करता है। जितने जितने अच्छे कॉलेज से पढ़ेगा तो इतने अच्छे सक्सेस के चांस रहते हैं, ये सब तो पता ही है। फिर एसएससी के एग्जाम हो गए, एसएससी का इंस्पेक्टर बनता है, एसएससी से स्टेनो, बहुत सारे एग्जाम है। ऐसा ही सब इंस्पेक्टर जो सरकारी जितने भी राज्य सरकारें हैं उनके अंदर जो सब इंस्पेक्टर बनते हैं, जैसे बिहार पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, केरला पुलिस है, इनके अंदर सब इंस्पेक्टर जो बनते हैं उसका एग्जाम होता है। रेलवे के अंदर तमाम एग्जाम होते हैं। इवन तो मैं साइंटिस्ट बनना है, इसरो है, डीआरडीओ है, इनके अंदर जो जॉब्स होती हैं बहुत सारी वैकेंसी, उनमें उनके लिए जुडिशरी, भाई जुडिशरी के लिए अलग एग्जाम है। टीचिंग एग्जाम बीटीसी बीएड होने उनके लिए, प्रोफेसर इसके लिए अलग है। और बिजनेस, मान के चलिए किसी बच्चे को बिजनेस करना है तो उसके लिए भी एक बेसिक एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। लेटर सपोज कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, भाई उसको इतनी तो समझ हो कि ईमेल कैसे करते हैं, उसको ये तो पता हो कि भाई बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक एप्टीट्यूड क्या होता है, सोशल अवेयरनेस तो उसे पता होनी चाहिए। बिना उसके तो बिजनेस नहीं कर पाएगा कोई भी। मुझे नहीं बता सकते आपको बिल्कुल ही कतई, जिसके पास जीरो नॉलेज कर भी लेता था लेकिन पुराने समय में, आज की डेट में अगर जिसके पास एजुकेशन नहीं है तो मुझे नहीं लगता वो बिजनेस कर पाएगा। एजुकेशन मतलब एक, चलिए कर भी लेगा तो लेकिन इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा जितना एक एजुकेटेड बंदा कर पाएगा, इस बात से तो आप मानोगे, ठीक है। तो मैंने पूरे भारत का कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर रख दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, ये जितने भी एग्जाम मैंने लिखे इनमें कम परसेंटेज कह लो, ज्यादा कह, देखो कम, थोड़ा और ज्यादा, और सबसे ज्यादा, इनमें कुछ एग्जाम तो ऐसे हैं लाइक एज एलडीसी, एमटीसी, एसएससी, एसआई एग्जाम, ये रेलवे, और इसके अलावा में मिसलेनियस एग्जाम, ठीक है, और आपका प्रोफेसर, ये इनके ज़्यादातर हिस्से इनमें शामिल है। जो ये आरएमएस का, सैनिक स्कूल का, आरआईएमसी का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम इसको 90% से ज़्यादा कवर करते हैं। नंबर एक बात, रही बात कुछ एग्ज़ाम जैसे जैसे नीट का एग्ज़ाम है, नीट में फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, बॉटनी आती है। बट भाई मैं एक बात और बता दूं आपको, एग्जाम में सब्जेक्ट क्या आता है उससे पहले जरूरी है कि आपके अंदर एंट्रेंस टेस्ट निकालने का वो कीड़ा है कि नहीं है। एग्जाम आप कोई भी निकाल लोगे, बस आपके अंदर वो कीड़ा है कि नहीं। कीड़ा जब मैं कहता हूँ मतलब क्या, आप एक जो बंदा आईआईटी निकालता है उसको आप कोई से भी एग्जाम में बैठा दो, सबको निकाल फेंकेगा। कारण क्या है, उसके अंदर है आईआईटी का कीड़ा। वो उसकी उसकी सीटिंग अच्छी है, सीटिंग कैपेसिटी, उसका डिसिप्लिन अच्छा है, वो नोट्स अच्छे बनाता है, स्ट्रेटेजी है, वो कंसिस्टेंट है, तभी तो उसने आईआईटी निकाला। तो जब कल को नीट निकालोगे तो ये चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा सारे का सारा। तो मतलब ये समझिए, जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम है वो बच्चे के अंदर वो चीज़ भी डाल देते हैं कि हाँ आपके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने की क्षमता 10 साल की उम्र में ही थी, 10 से 12 साल में आपने ये एग्जाम निकाल रखे हैं जो बच्चा 12वीं के बाद निकालता है। ठीक समझ गए? तो आप समझ गए उस बात का क्या मतलब। वो अब सवाल ये आता है, मूल सवाल क्या था हमारा, क्या बनता है। मैं बताता हूँ क्या बनता है। बुरे से बुरा तो ये बन जाएगा, ये तो उस दिन ही बन गया था जिस दिन उसने सैनिक स्कूल का और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम निकाल लिया था। बुरे से बुरा बता रहा हूँ, ये तो उस दिन बन गया था। और मैंने देखा है भाई, अच्छी एजुकेशन ना मिलने से की वजह से करोड़ों, करोड़ों क्या, करोड़ों से भी ज्यादा करोड़ों, ठीक है, पेरेंट्स इसके लिए भी माथापच्ची पूरी होती है।
और गर्ल्स के लिए भी आजकल पूरी माथापच्ची होती है कि वो किसी में एमटीएस बन जाए। ठीक है, समझ गए ना। तो मतलब ये डर खत्म हो गया। एलडीसी के लिए आपको पता कितनी भीड़ लगती है ऑफिसर बनने के लिए। इसके लिए इसके तो ये तो सबसे प्राइमरी जॉब है। एसएससी हो गया इनके लिए। तो मतलब आप ये समझिए कि क्या बनता है, उसका जवाब ये है कि इनमें से कुछ भी बन सकता है, और कुछ तो वो पेपर निकालने से अभी बन जाता है। ठीक है, बाकी वो यूपीएससी के लिए जाता है। एनडीए, भाई एनडीए भी तो एक यूपीएससी का ही एग्जाम है। एनडीए जो एनडीए का एग्जाम होता है उसको भी तो यूपीएससी कंडक्ट करता है। बहुत सारे यूपीएससी क्रैक करते हैं, स्टेट पीसीएस क्रैक करते हैं। तो मैंने मिनिमम बता दिया, और मैक्सिमम भी आप मिनिमम ये तो मैंने बहुत कम बताया। जब बच्चा पागल भी हो जाए ना, पागल भी, वो कहते हैं ना सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ, आरएमएस से पढ़ा हुआ बच्चा पागल हो गया, तो पागल भी ये है, ये तो वो पहले ही है। ठीक, अब समझो। अब थोड़ी सी मैं और चीज़ों को आपको बताता हूँ। एक बात देखो, यहाँ समझिए इसको थोड़ा सा। अगर आपने मान के चलो कि सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी नहीं कराई और आपने 12वीं नॉर्मल स्कूल के साथ ही करा दी, अब देखना क्या क्या आएगी बातें। सबसे पहले तो वो, ज़्यादातर बता रहा हूँ, अगर एक नॉर्मल स्कूल से 100 बच्चों ने 12वीं करी, 100 बता रहा हूँ मैं, 100 ने, मेरी बात गलत हो तो बता देना, 99 तो इसमें ही फेल हो जाएंगे, चाहे बैठा के देख लो। ये तो मैं ठीक ठाक स्कूल की बात कर रहा हूँ। अगर कम रह गया तो फिर तो भूल ही जाओ, इसे भी भूल जाओ। इसी को निकालने में पसीना आ जाता है। फिर एक आध इसमें से बच के निकल जाता है, वो खत्म हो जाता है एलडीसी ओब्लिक ऑफिसर पर। बताओ मैं सही कह रहा हूँ क्या? या मान के चलो कि चलो मैं मानता हूं कि चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है, एक स्कूल नॉर्मल पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहा है, उसमें 100 बच्चे, बहुत अच्छा है स्कूल, पढ़ने पढ़ाने में बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। लेकिन मैंने ये देखा है, चूंकि वो बच्चे ने उस कंपटीशन को महसूस नहीं किया, वो 12वीं के बाद वो सारी चीजें करता है, तो फिर वहां से पढ़ा हुआ अच्छा बच्चा भी 3 से 4 साल खर्च कर देता है एक एलडीसी ऑफिसर लेवल की जॉब को लेने के लिए। 4 4 साल तैयारी उसे करनी पड़ती है, चाहे चेक कर लो आप। एक स्थिति तो यह है कि उसका बेरोजगार बनना तय है, एक स्थिति ये है कि वो यहीं रह जाता है। उसके अनेक कारण हो सकते हैं भाई। उसके कारण ये भी हो सकते हैं कि बच्चा वहां पे माहौल अच्छा नहीं मिला, वो पहले ही कमजोर बच्चों के बीच में फाइट करता रहा, सब कमजोर थे, आसपास की कल्चर था, उसको वो वहां भी नहीं पाया उस कंपटीशन लेवल को कि कितना आगे बड़ा लेवल है। अब एक सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा पहले ही रीजनिंग मैथ्स का बिल्कुल एकदम चीता है, यहाँ सारे शानदार बच्चे हैं अलग अलग स्टेट के, तो पहले ही उसका लेवल, मेंटल लेवल इतना ज़्यादा है, उसने जान लिया पूरे भारत का क्या कॉम्पिटिटिव लेवल है। तो यहाँ तो अलग बात है ना, यहाँ अलग बात है। ठीक है, समझ गए ना बात को। और बहुत सारे फैक्टर है, मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिन है, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, फिजिकल फिटनेस, ये सारे तो है ही। पर मैं तो केवल पढ़ाई पे भी बात कर रहा हूँ, तो पढ़ाई में भी तो ये बच्चा इससे बहुत आगे निकल गया। और यहाँ पे एक बात और बता दूं भाई, अक्सर पेरेंट्स का ही डाउट आता है कि ये कहता है कि सर ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल पब्लिक स्कूल से बच्चे कामयाब नहीं होते। भाई देखो, नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इससे बड़ी पोस्ट तो कुछ नहीं, मानोगे इस बात को तो। लेकिन उनकी संख्या कितनी है भाई? उनकी संख्या है 1। ठीक है, सबसे बड़ी पोस्ट पर हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी नॉर्मल स्कूल से पढ़े हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो वहाँ से तो वो बन गए। लेकिन वो तो संख्या 1 है। लेकिन एक बार वो गिनो ना जो कुछ नहीं बन पाए, उनकी संख्या गिनो ना। मैं जीरो लगाते लगाते थक जाऊंगा एक के सामने, और आगे तक ले जाओ इसको। ठीक है भाई, जब से भारत आजाद हुआ है, ये संख्या तो करोड़ों से भी ज्यादा की है जो कुछ भी नहीं बन पाए। वो कहां से आए हैं? नॉर्मल स्कूल से आए हैं वो। अब बात करते हैं सैनिक स्कूल से, मिलिट्री स्कूल से कुछ भी नहीं बन पाए, वो संख्या कितनी होगी? आज तक मैं बता रहा हूं, जब से सैनिक स्कूल बने हैं, आरएमएस बने हैं, कुछ भी नहीं बन पाए, इसकी संख्या मुश्किल से मुश्किल 100 नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम तो वो निकाल ही लेगा, तो सवाल ही नहीं उठता कुछ भी बनने का, उन्होंने तो पहले ही निकाल रखा है। वो भले ही उस जॉब को करे ना, भले ही वो चीजें करे ना, कुछ कारण हो, कई बार मेंटल टॉर्चर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये संख्या 100 भी तो नहीं है। यहाँ से नॉर्मल स्कूल से
नॉर्मल स्कूल से बच्चा पढ़ के आईएएस भी बनता है, लेकिन उसकी संख्या इस पूरे बॉक्स के अंदर एक दाना है बस। बाकी में स्थिति खराब है, क्योंकि वो उस कंपटीशन का एक्सपोजर उनको मिल ही नहीं पाता। तो मैं जनरलाइज थॉट को लेके चलूंगा, ठीक है भाई। तो ये अक्सर कहते हैं कि भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्मल स्कूल बिल्कुल ही खत्म है, लेकिन कंपैरिजन में वो बहुत पीछे रह जाते हैं। कारण ये है कि सैनिक स्कूल की जब बच्चा तैयारी करता है ना, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करता है, तो वो कंपटीशन के माहौल में, पढ़ाई के माहौल में काफ़ी आगे निकल जाता है नॉर्मल स्कूल के बच्चे से। और जो पेरेंट्स भाई तैयारी कराते हैं, लेट अस सपोज कई बार क्या होता है, सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, और मान के चलो कोई बच्चा नॉर्मल स्कूल से था, उसने सैनिक स्कूल की तैयारी करी, सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो 300 में से 200 नंबर ले आया। तो मैं एक बात और कहता हूँ भाई, नॉर्मल स्कूल में तो पढ़ ही रहा था वो, तो एटलीस्ट उसकी जो तैयारी थी 200 नंबर लाया, और सैनिक स्कूल वाला 250 लाया, तो कम से कम एक बात तो तय हो गई, अपने स्कूल का तो टॉपर हो गया। दूसरा, सैनिक स्कूल के बाद अगर कोई सबसे पहले नौकरी पकड़ेगा तो वो ये 200 वाला पकड़ेगा, क्योंकि इसने एक कंपटीशन की तैयारी 10 साल से 12 साल की उम्र में ही कर ली, सबसे पहले यही पकड़ेगा जॉब। जिसने तैयारी नहीं करी वो 12वीं के बाद देखेगा मुझे क्या करना है, मैं जब तक वो समझेगा इसने तैयारी कर ली है, ये उससे आगे निकल जाएगा, तो ये भी कुछ ना कुछ हाथ पल्ले इसके भी लगी जाएगा। मानोगे इस बात को? तो ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी, प्रैक्टिकल करके बता दिया क्या बनता है। तो मुझे लगता है अब सारे संशय दूर हो गए होंगे। कमेंट करके बताना क्या आप मेरी बात से सहमत हो, क्या इसमें कुछ और चीज़ें ऐड हो सकती थी, वो मैं उनको ऐड करूँगा। इस तरह के सेशन और भी लेके आऊँगा। हॉस्टल बेस से आप तैयारी कर सकते हैं सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की। जो अभिभावक अपने बच्चे को 10 साल बाद कराएगा, वो एक बार उसको यहाँ करा ले, और तब भी करा लेना, तो वो बच्चा ज़रूर कामयाब होगा। आप लाइव क्लास के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारे लाइव क्लासेस बैच है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।